अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। आज हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड है चैप्टर आजकल, जिसकी मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि लर्निंग के ऊपर डिटेल से जो चैप्टर है वो पूरा कवर किया जाए। तो मेनली मैंने जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन बीच में मैं इंटीग्रेट करूँगी जो मेन हमारी रेफरेंस बुक्स हैं उनसे भी आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करूँगी। काम ख़त्म करके आराम से मेरी ये क्लिप देखनी है अगर आप लर्निंग का चैप्टर समझना चाह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर हमें हेडिंग नज़र आ रही है लर्निंग की। लर्न करना बहुत ही कॉमन वर्ड है इंग्लिश में भी कि हमने चीज़ सीख ली। अब सीखना क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली अपोजिट ऑफ नेचर, यानी अपोजिट ऑफ इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्टिव पैटर्न नहीं होता, बल्कि हम एक तरह से कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमारी इंस्टिंक्ट में ये चीज़ शामिल नहीं है। इंस्टिंक्ट होगी वो चीज़ें जो हमने दुनिया में हम सीख कर पैदा हुए हैं, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम में ऑलरेडी शामिल हैं। लर्निंग जो है ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। यही चीज़ पहली लाइन में डिस्कस की गई है कि नेचर है ऑल ऑफ अस फ्रॉम डे वन ट्राई टू अडॉप्ट आवर एनवायरनमेंट एट होम्स एंड एवरीवेयर। द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन्वॉल्व्स अडैप्टिंग टू इंक्रीजिंग complex ever changing environment using continuously updating knowledge gained through experience। ये यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड gained through experience। अब ये जो लाइन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ रीड कर रही हूँ मैं इसको। बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि लर्निंग वर्सेस इंस्टिंक्ट। लर्निंग हमारी दुनिया में आकर सीखा हुआ नॉलेज है, इंस्टिंक्ट जो हम बाय बर्थ सीखे सिखाए पैदा हुए हैं। जैसे हिरन का बच्चा है वो पैदा होते ही उठ के भागना शुरू कर देता है, घास चरना शुरू कर देता है, और इसी तरह से जितने भी जानवर हैं वो एक इंस्टिंक्टिव पैटर्न लेकर पैदा होते हैं, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन लर्निंग में वो चीज़ें आएंगी जो हमने दुनिया में आकर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी हैं, वो सारी की सारी लर्निंग कहलाएंगी। इस तरह से एक पहला हमारे पास आता है इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्निंग। इंस्टिंक्ट इज़ genetically determined, it is inside our DNA, but learning are the processes, are the things that we learn through our past, through our experience in this world। हमारा दुनिया के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में जो जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो लर्निंग कहलाती हैं। होप दैट इज़ क्लियर। आगे ये जो यहाँ पर जितना ये शुरू का मटेरियल है ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, अदरवाइज आपने इसको अलग से याद नहीं करना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा ना इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम आ जाते हैं। ये जो लाइंस है यहाँ पर हम आएंगे। लर्निंग इज डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये इसकी मेन लाइन की डेफिनेशन है। एक याद रखनी है, आप चाहे नर्सिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, BSc के बच्चे हैं, BS के बच्चे हैं, BSc के बच्चे हैं, कोई भी आप लर्निंग का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, हमेशा पैटर्न यही हुआ करता है किसी भी चैप्टर का। जो इनिशियल डेफिनेशन है ना, ये वाली जैसे डेफिनेशन है लर्निंग की, ये टू द पॉइंट एज इट इज़ आपने अच्छी सी याद करनी होती है, और उसके बाद जो भी सवाल होता है उसका आंसर करना होता है। शुरू में यानी चाहे क्वेश्चन कोई भी आया ना, टाइप्स ऑफ लर्निंग में से आ गया, लेकिन आपने मेन स्टार्ट करना है लर्निंग की मेन डेफिनेशन से। इसकी मैंने एक और ये डेफिनेशन मुझे इनकम्प्लीट लगती है, मैंने इसकी अलग से एक डेफिनेशन ऐड की है। आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो आप ये दोबारा से ऐड कर लें। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर सिस्टमेटिकली एंड कंसिस्टेंटली ड्यू टू सम पास्ट एक्सपीरियंस। ये कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है, और आपने अगर लिखनी है तो आप इसको राइट डाउन कर लें। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो ये 1.5 नंबर या 2 नंबर की अगर आती है तो ये डेफिनेशन सफिशेंट है 3 वर्ड्स की एज इट इज़ याद करने के लिए, तो ये आप ऐड कर लेंगे। ये इनिशियल हमारी एक तरह से इसकी डेफिनेशन मुकम्मल होती है। बिल्कुल आगे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी आप तकरीबन इसको कट डाउन कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम क्रॉस कर देते हैं। इससे आगे आते हैं हम सीधा, इसके बाद आएंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर, यानी सिर्फ हमने डेफिनेशन की है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर आ गए हैं, ये वाला। अच्छा, टाइप्स ऑफ लर्निंग में भी शुरू में इन्होंने ये बताया है कि कहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं टाइप्स के, उसके हवाले से बहुत लंबी बात लिखी हुई है। हमारे पास पेपर में टाइम नहीं होता इतनी ज़्यादा बातें करें, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स के जिक्र है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरतीब के साथ ना टाइप्स गिवन होंगी। कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये कितनी सारी टाइप्स हैं, मैं आपको सारी टाइप्स अलग अलग करके कराऊंगी। मेनली जो सबसे मेन टाइप है, सबसे शुरू में जो हम कर रहे हैं वो है लर्निंग बाय कंडीशनिंग, जिसके ऊपर हम आज काम करने लगे हैं। अदरवाइज अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि सबसे जो पहले है ना, मैंने नंबरिंग की हुई है, ये देखा है 1। सबसे पहले जो सबसे ओल्डेस्ट पैटर्न है वो है ट्रायल एंड एरर वाला। सेकंड पे आता है कॉग्निशन एंड इनसाइट,
और तीसरे पे लर्निंग बाय कंडीशनिंग, और सबसे जो मॉडर्न डे अप्रोच है वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है। ये 4 मेन टाइप्स हैं लर्निंग की, लेकिन इसमें से जो लर्निंग बाय कंडीशनिंग है ये हम अभी आप इस टाइम पे करने लगे हैं। लर्निंग बाय कंडीशनिंग, कंडीशन का मतलब होता है, अगर हम उर्दू में समझें तो इस चीज़ को हम कहते हैं शर्त, यानी शराइत आयद करना। सीखने के लिए कुछ शराइत आयद हैं, अगर हम वो शराइत पूरी करेंगे तब हम सीख सकेंगे, अगर हम वो शराइत पूरी नहीं करते तो हम वो चीज़ें नहीं सीख सकेंगे। अच्छा, बुक में पहले लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन इसी तरतीब से दिया हुआ, ये चौथे नंबर पे रखा गया है, लेकिन हम चूँकि लर्निंग बाय कंडीशनिंग आज मेन पढ़ने लगे हैं तो हम इस सारे इनको स्किप करके हम आगे आते हैं, ताकि हम आज का जो मेन हमारा हेडिंग है हम उसकी तरफ चल सकें। यहाँ से ये लर्निंग बाय आती है हमारे पास, यहाँ लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लर्निंग बाय कंडीशनिंग इज आल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय एसोसिएशन। ये इसके साथ ही ये नाम ये ज़रूर याद रखना है। एसोसिएशन भी वही बात है ना, शर्त है। एसोसिएशन अटैच होना, पेयर अप होना, दो चीज़ें पेयर अप होती हैं और उसके नतीजे में हम सीखते हैं, तो ये लर्निंग बाय कंडीशनिंग कहलाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ लर्निंग में, अगर हम टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग एंड देन ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग को देखते हैं। वर्ड क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड पैटर्न, कोई चीज़ जो कि एक ऑर्थोडॉक्स है, जो ट्रेडिशनल है, जो पुरानी है, यानी ये पुरानी टेक्निक होगी, और ऑपरेंट उसके बाद नई जो उसके अंदर इस्लाहात आएंगी वो होंगी। ठीक है, तो हम पहले क्लासिकल समझते हैं कि ओल्ड बेसिकली एसोसिएशन, लर्निंग बाय एसोसिएशन है क्या। इसके अंदर लिखना क्या है, आपने लर्निंग बाय कंडीशनिंग की हेडिंग बनाएंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे लर्निंग बाय एसोसिएशन, इनके नाम लिख लेंगे दोनों के, और सीधा हम इस सब को तकरीबन स्किप करके सीधा आ जाएंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। क्लासिकल कंडीशनिंग is based on association of pairing an originally neutral stimulus with a response producing stimulus। अच्छा, ये इन्होंने एक मेन एक्सप्लेनेशन लिखी है, ये मेन डेफिनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन ही है। डेफिनेशन में आपको करवाती हूँ। अच्छा, मैंने बताया कि मैं साथ साथ जो मेन फरहंदा शहनाज की हमारे पास बुक है उसके साथ साथ मैं करवा रही हूँ आपको जो ओरिजिनल बुक है उसमें से। ये ओरिजिनल बुक है और इसमें इन्होंने ना लर्निंग को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले टाइम पे कुछ वक्त पहले हमारे पास थी एक ना बच्चों के प्रोग्राम लगा करते हैं, जिन जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, अब डोरा दी एक्सप्लोरर और इस किस्म के आ गए हैं। तो पहले ना सेजम स्ट्रीट नाम का एक प्रोग्राम हुआ करता था। इसके अंदर बच्चों को सिखाए जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, खेल खेल में सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी इस तरह से। तो इसमें कार्टून्स और इनसे हेल्प ली जाती थी। एक बिग बर्ड होता था तो वोकैबुलरी और चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसान हो जाता था। इस बुक में भी मेनली पहले ये डेफिनेशन थी जो मैंने आपको करवा दी है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस। वही बात है, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिवली आपको करवाई है, आपने वही डेफिनेशन याद करनी है। आगे नेक्स्ट आता है हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स। इसके ऊपर हम ज़रा आते हैं। यही चीज़ इस बुक में भी गिवन है और ये इस रेफरेंस बुक से ली गई है। तो हम ज़रा अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ ही वापस आते हैं और यहाँ पर ना आपको नाम नज़र आएगा रशियन फिजियोलॉजिस्ट पैवलॉव का। 1904 के एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके। मैं आपको ना टाइमलाइन बना देती हूँ साथ साथ ताकि हमारे लिए ईजी होता जाएगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, अब जब लर्निंग बाय आप करेंगे ना, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय कंडीशनिंग जब हम शुरू करने लगे हैं, लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग हम कर रहे हैं ना। लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग में ना ये सब में इसी तरह से याद रखना है। एक नाम हम करेंगे क्लासिकल ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्ट का जिन्होंने इस आइडिया को ओरिजिनेट किया, और सेकंड हम ऐड करेंगे कंटेम्प्रेरी बाद में जिन्होंने काम किया। एक पुराना काम है, एक नया काम है। ऑपरेंट में भी मैं आपको इसी तरह बताऊंगी, क्लासिकल में भी। तो पुराना जो काम है हमारे पास वो है पहले पैवलॉव का डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट। जो पैवलॉव का डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट है ना, ये ट्रेडिशनल काम है हमारे पास। और उसके बाद हम दूसरे रिसर्चर को पढ़ेंगे जो है J.B. वॉटसन, और इसका काम ह्यूमन बीइंग्स के साथ है, अपने छोटे बेबी के साथ है
जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट। एल्बर्ट के साथ इसके बेबी था एक, उसके साथ एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट और जेबी वॉटसन का एक्सपेरिमेंट। पेपर पैटर्न कैसा होता है ये, अगर इस चैप्टर में से सवाल आता है व्हाट इज लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, आपने लर्निंग की ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स ऑफ लर्निंग में उनके नाम लिखने हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग में ये दोनों नाम लिखने हैं, फिर आपने इन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। और उसके बाद रह जाते हैं इसके बाद ना प्रिंसिपल्स होंगे हमारे पास, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसी तरह से ऑपरेंट में का भी यही पैटर्न होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम इसका एक तरह से एनालिसिस करेंगे। एवेल्युएशन वर्ड साइकोलॉजी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, एवेल्युएशन, चाहे आप उर्दू में पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, इसी तरह से आएगा। अच्छा, एवेल्युएशन लिखने के बाद जो आखिरी चीज़ हमारे पास रह जाती है वो होती है कंक्लूजन, किसी भी सवाल का कंक्लूजन। चाहे आप 5 नंबर का सवाल लिख रहे हैं, 15 नंबर का है, 20 मार्क्स का है, जितने का भी है, आपने इसी टाइमलाइन को ही इंक्रीज एक्सपेंड करना है या छोटा करना है। अगर ज़्यादा नंबरों का सवाल है तो इसी के अंदर आप ज़्यादा मटेरियल पुट कर रहे हैं, और अगर 5 नंबरों का है तो आप इसी को ही सुकेड़ रहे हैं। लेकिन मेन आपका जो एक है ना सवाल का कंटेंट का एक तरह से फ्लो चार्ट, वो यही बनेगा हमेशा से, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको करना है। तो हम ज़रा आते हैं इनको अब पढ़ना शुरू करते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या। क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ पेयरिंग एंड ओरिजिनली न्यूट्रल स्टिमुलस विद अ रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस। डेफिनेशन तब याद होगी जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल है डायरेक्टली हम आ जाते हैं ज़रा इसके मेन एक्सपेरिमेंट के ऊपर। पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली पेवलॉव ना फिजियोलॉजिस्ट था और वो काम कर रहा था कि डॉग्स के स्टमक के अंदर कौन सी सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, कौन से एंजाइम्स एक्सक्रीट होते हैं खाने को हजम करने के लिए। तो इस तरह से वो जो एक तरह से डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर मेनली काम कर रहा था। लेकिन ड्यूरिंग दी एक्सपेरिमेंट उसने ये डिटेक्ट किया कि जो डॉग है ना, जो ही बेल बजती है खाने की और ब्रेक होने वाली होती है तो डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता है, यानी उसके मुंह में पानी भर आता है, राल टपकना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसने इस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू किया और इस चीज़ को उसने इनिशियली नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग का, कि दरअसल जो कुत्ता है उसको ये समझ आ गई कि जब बेल बजती है तो ब्रेक होने वाली होती है और उसका सलाइवा सेक्रीट होता है। तो इस तरह से बेल पेयर अप हो गई है फूड के साथ। यानी आप गौर से सुनिए बात, एक्चुअल तो ये है कि जो फूड है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जो बेल है उससे कोई सलाइवा नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर है उसका वो खाना तो नहीं है। लेकिन कुत्ते को ये पता चल गया है कि बेल तब बजती है जब खाना आता है। अब सिर्फ बेल बजने के नतीजे में ही डॉग का सलाइवा पैदा हो रहा है। तो इस चीज़ को हम क्लासिकल कंडीशनिंग करार देंगे। यहाँ पर हमारे पास पेवलॉव का ये एक्सपेरिमेंट है। ये डॉग था, इस तरह से उसको ये फूड डिलीवर की जाती थी। Pavlov's experimental method was to present food to the dog and measure the amount of saliva. He discovered that if a neutral stimulus, one that did not automatically elicit saliva, such as bell, was paired repeatedly with the food, the dog would gradually learn to salivate at the sound of the bell alone, without any food. अब food अभी नहीं भी सामने आई, लेकिन सिर्फ saliva प्रोड्यूस हो, जो सिर्फ अभी बेल बजी है लेकिन saliva प्रोड्यूस हो रहा है उसका। ये आगे उन्होंने पूरी उसकी लिखी हुई है कि किस तरह से है। Learning to respond to a formally neutral stimulus because that stimulus is paired with another stimulus which already elicits a response is the essential characterization of classical conditioning. Basically बात भी यही है। नेक्स्ट ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये आप ना ये वाली करेंगे ना, जब ये पूरी इक्वेशन आप समझो याद कर लेंगे तो ये आप पूरा इसको एक्सप्लेन करने के काबिल हो सकेंगे। जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, आपने एक पैराग्राफ में ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखना है, पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आप सीधा आ जाएंगे, ये इक्वेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए और समझनी भी। जब आपने ये लिख ली ना, इवन आपसे एक्सपेरिमेंट भी पूरा नहीं लिखने हुआ, किसी वजह से टाइम शॉर्ट है, तो भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा जी, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि ओरिजिनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड है, उसके नतीजे में क्या होता है, सलाइवा पैदा होता है। यही बात है ना कि ये तो ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता है ना हमेशा, कि जब भी फूड मिलेगी उससे सलाइवा पैदा होगा। ये ओरिजिनल स्टिमुलस है। कंडीशनड स्टिमुलस जो हम पेयर करना चाह रहे हैं कि जब बेल बजेगी, तो पहले तो वो इररिलेवेंट था ना, बेल बजने से क्या किसी को, तो वो उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, नो रिस्पॉन्स था। ये इनिशियल है, बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, कुछ पेयर करने से पहले। यानी जब डॉग लेबोरेटरी में लाने से पहले कैसे रिएक्ट करता था, जब से खाना मिलता था, सलाइवा प्रोड्यूस होता था उसके मुंह में,
और जब बेल बजती थी तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो लेबोरेटरी एनिमल बन गया, लैब में आ गया। तो अब लैब में क्या हो रहा है कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, जो फूड है, वो तब मिल रही होती है जब बेल पहले बज रही होती है। उससे पहले कंडीशनड स्टिमुलस, शर्त किसकी लगी है? बेल की, कि बेल बजनी है तो खाना मिलना है। और डॉग ने आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स, कुछ टाइम के बाद, रिपीटेड ट्रायल्स एक ही दफा में नहीं होता, कुछ अरसे से वो पैटर्न ऑब्जर्व करता आ रहा है, बेल बजती है खाना मिलता है। तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस इज अटैच्ड विद कंडीशन स्टिमुलस एंड नाउ फिलहाल तो ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही कहलाएगा, क्योंकि अभी वो सीख रहा है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग ये पेयरिंग सीखने हो रही है, तो ये स्टिल अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा। ये इनकी एब्रीवेशन से आगे, यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, सीएस का मतलब होता है कंडीशनड स्टिमुलस, यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये इसी की एब्रीवेशन है। अच्छा, आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स हमने कुछ टाइम ये जो यहाँ पर था ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने रिपीट किया। उसके बाद क्या हुआ, जब कंडीशनिंग हो जाएगी ना, जब हो जाएगा ये पेयरिंग, तो सिर्फ बेल बजने पे अब वो कंडीशनड स्टिमुलस से ही कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी सलाइवा प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह हमने क्या किया ड्यूरिंग दिस ऑल दिस प्रोसेस, हमने ये किया है कि वो चीज़ जो एक तरह से हमारी पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, ये ओरिजिनल स्टिमुलस था। तो ये जो चीज़ थी जो हमने कंडीशन स्टिमुलस है, ये हमारा पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, ये न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाता है। अच्छा, ये न्यूट्रल स्टिमुलस था। हुआ क्या है ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस कि नाउ दिस न्यूट्रल स्टिमुलस हैज बिकम कंडीशनड स्टिमुलस, और इसके नतीजे में कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो पैदा हो रहा है। ये हमने अटैच की है चीज़ इस सारे प्रोसेस में। अब बेल बजने से स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ, और इस चीज़ को क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे बहुत से बिहेवियर डिटरमिन होते हैं। यहीं से हम डेफिनेशन करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये मैं पूरी इक्वेशन अपने ना सामने खोल के रखनी है, मैं यहीं से करवाने लगी हूँ। इन क्लासिकल कंडीशनिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज अटैच्ड विद एन ओरिजिनल स्टिमुलस, ब्रैकेट में लिखते जाना है अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और ये वाला वर्ड। ठीक है, व्हेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज अटैच्ड विद एन ओरिजिनल स्टिमुलस एंड आफ्टर रिपीटेड ट्रायल द न्यूट्रल स्टिमुलस एलिसिट्स द सेम रिस्पॉन्स एज ओरिजिनल स्टिमुलस। यहाँ से स्टेटमेंट बन रही है ना आपकी इस तरह से, तो ये आपने स्टेटमेंट बनानी है। ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की मेन डेफिनेशन होगी। तो हमने इसमें लिखना क्या क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, प्लस हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, ये वाली हमने इक्वेशन लिखी, ये जो नीचे बनी हुई है, और उसके साथ साथ हमने उसका प्लस एक्सपेरिमेंट लिखना है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक्सपेरिमेंट जो पेवलोव का है, जो हमने अभी पढ़ा है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने लिखना क्या क्या है, ये लिखनी है डेफिनेशन, इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट पेवलोव वाला, ये जो डॉग वाला ऊपर गुजरा है। जब हम ये सारी चीज़ें लिख लेंगे ना, उसके बाद ना हम आते हैं, इसके साथ हमने लिखना है, वैसे तो डायरेक्टली यहाँ पर अब प्रिंसिपल्स आ गए हैं इसके साथ ही, ये प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये वाली। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया था, आपने जे.बी. वॉटसन का एक्सपेरिमेंट भी ऐड करना है इससे पहले। यानी बेसिकली आपने पहले दोनों एक्सपेरिमेंट्स है ना जो हमारे, आपने वो पहले लिख लेने हैं। जे.बी. वॉटसन का एक्सपेरिमेंट हमारी इस बुक में भी है, आगे पीछे करना पड़ेगा हमें इसको। तो ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ, यहाँ पर नीचे इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग लिख दी है, नहीं है इस वाली बुक में जे.बी. वॉटसन का एक्सपेरिमेंट नहीं है, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस बुक में से आपको करवाती हूँ हाउ। ये पहले पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है, पेवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट, ये सारा, और ये देखा ये डॉग है, पेवलोव का डॉग जिसको फूड दी जा रही है। अब यही पिक्चर हमारी इस वाली बुक में, ये ब्लैक एंड वाइट में लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, आगे ये देखें, ये पेवलोव था और ये इसका ओरिजिनल डॉग है, ये इसकी ओरिजिनल टीम थी पेवलोव की। ये अक्सर हमें ना ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी होती हैं कि हमें पता हो कि ओरिजिनल जो वर्क है वो कैसे था। यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से इक्वेशन दी है, न्यूट्रल स्टिमुलस जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, नो रिस्पॉन्स, फिर बेल और फूड है, और स्लाइवा ये ओरिजिनल स्टिमुलस है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग जो कंडीशन स्टिमुलस है, ये देखा ड्यूरिंग कंडीशनिंग कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस मिल गए हैं आपस में, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स पैदा कर रहे हैं। इस तरफ ना वर्ड्स लिखे हुए हैं और इस तरफ उसकी रनिंग एग्जांपल है। बेल नो रिस्पॉन्स, फूड से स्लाइवा, बेल प्लस फूड स्लाइवा,
सिर्फ बेल से सलाइवा, यानी कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है। ये इक्वेशन आपने ऐड कर लेनी है इसी तरह से। देख लिया आपने, ठीक है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो था मैं ढूंढ रही हूँ जे.बी. वॉटसन का, कि हमारे पास वो आ जाए। ये एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन ह्यूमन, पेवलोव का एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर है कि कुत्ता कैसे सीखता है। अब हम ये मानते हैं कि हमारे बहुत सारे फियर और फोबियाज भी इसी तरह से पैदा होते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक इन्होंने बच्ची दिखाई है, ये देखें ज़रा, ऊपर जो एग्जाम्पल है हमारे पास, कि बेसिकली शुरू में क्या होता है कि फ्लावर एक प्लेजेंट चीज़ है बच्चे के लिए, एंड द चाइल्ड इज़ हैप्पी टू हैव अ फ्लावर। लेकिन एक दिन वो फूल तोड़ती है, उसके साथ उसको कोई शहद की मक्खी है वो काट लेती है, या फिर कोई कांटा है वो चुभ जाता है। अब बच्ची इससे डरना शुरू कर देती है। इसी तरह से हमारा जब किसी चीज़ के साथ बैड इनकाउंटर होता है ना, जैसे हमारा एक बच्चा है वो ना बिल्लियों से डरता है, तो वो क्यों डरता है कि वो पार्क में गया था तो एक बिल्ली ने ना उसके खाने के ऊपर अटैक किया था, तब से वो ट्रॉमाटाइज हो गया और वो अब बिल्लियों से डरता है, बाकी जानवरों से नहीं डरता। तो इस तरह से क्या हुआ कि अदरवाइज जो बिल्ली थी, जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, अब वो अटैच हो गई है एक पैनिक सिचुएशन के साथ, और वो जो पैनिक सिचुएशन में उसका रिएक्शन होता है वो बिल्ली को देख के होता है। इस तरह हमने अपने बहुत सारे एटीट्यूड फॉर्मेशन हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग के तवसत से होती है। हमें बहुत सारी चीज़ें इसलिए पसंद या नापसंद होती हैं क्योंकि हमारी उनके साथ एसोसिएशन पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ करती है। हमें जो हमारी बेस्ट फूड है, हो सकता है आपको साग बहुत पसंद है और बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, तो आपको इसलिए पसंद है कि आप बचपन में कहीं गांव में गए थे और आपकी दादी अम्मी ने या किसी कहाँ पर आपने वो खाना खाया था, तो वो लव और अफेक्शन जो आपको अपनी दादी अम्मी के साथ है वही साग और उस रोटी के साथ अटैच हो चुकी है, तो वो उन्हीं यादों के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से समटाइम हमें कोई गाना अच्छा लगता है, हम बार बार गुनगुनाते हैं तो याद करते हैं, तो हमें याद आता है कि ये मरी ट्रिप के दौरान हमने सुना था, वहाँ पर हमने जो सुना था, जो ही ये दोबारा गाना चलता है ना तो वही पॉजिटिव मेमोरीज मेरे जहन में आती हैं, इसलिए ये गाना अच्छा लगता है। तो बेसिकली वो पॉजिटिव मेमोरीज जो कि दरअसल मरी के साथ रिलेटेड है या ट्रिप के साथ रिलेटेड है, वही एसोसिएट हो गई हैं एक न्यूट्रल चीज़ के साथ जो कि सॉन्ग है। इस तरह हम बहुत सारी न्यूट्रल चीज़ों से मोहब्बत करना या नफरत करना सीख जाते हैं। तो ये बी स्टिंग की भी एग्जाम्पल है। इफ़ अ बी स्टिंग दिस यंग गर्ल वाइल शी इज होल्डिंग अ पिंक फ्लावर, हाउ वुड क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन हर पैनिक एट द साइट ऑफ अ पिंक फ्लावर इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में भी जो ही उसे कोई पिंक फ्लावर देगा वो एकदम से डर जाएगी कि मुझे कोई भीड़ ना काट ले। अच्छा, इस बुक में इनकी जो क्लासिकल जो कंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स वगैरह की डेफिनेशन है वो भी अच्छी लिखी हुई है। कंडीशन रिस्पॉन्स इज द लर्निंग रिस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिमुलस दैट अकर आफ्टर कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस एसोसिएशन। ये देखा यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास रनिंग लिखी हुई है हर एक चीज़ की। ये अनकंडीशन की, कंडीशन की, ये आपने याद करनी है और टेक्स्ट में आपने ऐड भी करनी है कि ये किस तरह से होती हैं। ये सारी की सारी हैं। रिफ्लेक्सेस जो हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं और जो लर्निंग है ये रिफ्लेक्सेस नहीं होती हैं, बल्कि ये हमारा लर्नड रिस्पांस होता है। तो हम ये डे टू डे लाइफ में हम जो सीख रहे हैं कि बहुत से फियर और फोबियाज हमारे इसी तरह से पैदा होते हैं। डे टू डे लाइफ में हम इसी तरह से सीखते हैं। यहाँ पर ये है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इसकी। ये देखते हैं यहाँ पे आपने जे.बी. वॉटसन एक साइकोलॉजिस्ट था। जे.बी. वॉटसन ने अपने 6 माह के छोटे बच्चे के ऊपर फोबिया पहले इंड्यूस किया और उसके बाद ख़त्म किया। ये एक्सपेरिमेंट था उसका मेनली। ये लिटिल एल्बर्ट है। तो ये जो छोटा बच्चा है लिटिल एल्बर्ट, ये जे.बी. वॉटसन का अपना बेबी था। तो ये ना वाइट कलर के फर वाले टॉयज के साथ खेला करता था। अब ना जे.बी. वॉटसन ने ये किया कि जो ही बच्चा वाइट फर टॉय के साथ खेल रहा है उसके कानों के करीब जाकर बर्तन जोर से बजाता था। बच्चा डर जाता था और पैनिक होकर रोना शुरू कर देता था। अल्टीमेटली आफ्टर अ फ्यू पेयरिंग्स बच्चा जो था वो फर वाले टॉय को देखते ही रोना शुरू कर देता था। अभी बर्तन नहीं बजा, लेकिन उसको ये पता है ना कि जो ही मैं इसको हाथ लगाऊंगा कुछ अनप्लेजेंट नॉइस प्रोड्यूस होता है। अल्टीमेटली बच्चा किसी भी किस्म के फर वाले टॉय या वाइट रैबिट के अलावा कोई और भी फर वाला तकिया या इस तरह की चीज़ दी जाती थी उससे भी डरना शुरू हो गया था। तो ये उसने फियर इंड्यूस किया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने फियर ख़त्म भी किया था। कि अब उसने ये किया कि जो ही बच्चे को सामने खिलौना लाया जाता था और वो रोता था तो पीछे लालाबाईज उसकी मज़े की लोरी सुनाई जाती थी, सॉन्ग्स प्ले किए जाते थे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप बच्चा फिर उसको हाथ लगाने लगा और फिर उसका फियर और फोबिया ख़त्म हो गया। जब इसने अपना पेपर पब्लिश किया तो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया कि एक 6 माह के बच्चे के ऊपर एथिकल इश्यूज़ बहुत आते हैं ना, कि आपने एक बच्चे को डराने की कोशिश की और ट्रॉमाटाइज करने की कोशिश की है। और जे.बी. वॉटसन को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसके बाद से एथिकल कंसिडरेशन साइकोलॉजी की रिसर्च का हिस्सा बन गई हैं और कंट्रोवर्शियल था यानी ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग भी था कि हम
जो हमारे खौफ हैं, फियर और फोबियाज हैं, ये हमने सीखे भी होते हैं। दीज आर दी लर्नड पैटर्न्स एंड वी कैन आल्सो लर्न टू अनलर्न देम। हम इनको सीख भी सकते हैं कि हम इनसे जान भी छुड़ा सकें। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे था जैसे इसमें कंडीशनड स्टिमुलस है रैट और अनकंडीशनड स्टिमुलस है लाउड नॉइज। अदरवाइज तो लाउड नॉइज का खिलौने के साथ ताल्लुक नहीं था, लेकिन जो लाउड नॉइज है वो फियर प्रोड्यूस करता है। रैट के लिए वो न्यूट्रल था या पॉजिटिव था। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, रैबिट और जो उसकी चीज़ें हमने देनी शुरू की, ये तो जनरलाइजेशन आ गया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग है। लेकिन अल्टीमेटली जो पेयरिंग के नतीजे में सिर्फ रैट को देखने से ही फियर प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो फियर और फोबियाज सीखते हैं। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ से रीड कर देती हूँ। He showed little boy named Albert a white laboratory rat to see if the Albert was afraid of it. He was not. Initially तो वो नहीं डरता था उससे, और उसने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने स्टफ टॉयज के साथ पहले भी खेलता था। Watson crashed together two garbage can lids behind Albert's head to make a loud noise. इस तरह से उसने loud noise प्रोड्यूस किया। जो ही बच्चा उस टॉय के साथ खेलता था, loud noise पैदा किया जाता था। As you might imagine, the noise caused little Albert to startle and cry. बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। After only 7 pairings, कितनी पेयरिंग्स के बाद 7 दफ़ा ऐसा किया, लाउड नॉइज पैदा किया वाइट रैट के साथ, तो फिर क्या हुआ, Albert began to fear the rat even when the noise was not sounded. अब वो उसको साउंड नहीं करते हैं तो रोना शुरू कर देता है। Albert's fear was generalized to rabbits, dog. अब कोई भी वाइट चीज़ उसके सामने आ रही थी या उससे मिलती जुलती चीज़ भी आ रही थी तो वो डरना शुरू कर देता था। ऑलमोस्ट इतना ही लिखने के लिए काफ़ी है। ये जो 3-4 लाइंस मैंने रीड की हैं, ये आप नोट डाउन कर लें, यही लिखनी है। तरतीब याद रखनी है जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ, यानी इसकी मेन अच्छी सी डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल जैसा मैंने बताया, डेफिनेशन, इक्वेशन, उसकी अगर आप लंबा सवाल लिख रहे हैं तो वो जितनी उसकी एक्सप्लेनेशन हैं, व्हाट इज मतलब कंडीशन स्टिमुलस क्या होगा, अनकंडीशन क्या होगा, उसके बाद पेयरिंग के क्या होगा, वो आप डिटेल से एक्सप्लेन कर लें। अगर टाइम नहीं है या छोटे मार्क्स का पेपर है तो सिर्फ इक्वेशन लिखनी सफिशिएंट होगी। उसके बाद JB वॉटसन का जितना सा मैंने बताया वही, ये आपने लिख लिया। आगे हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी दरअसल जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया ना उसने, पेवलॉव ने, मेन प्रिंसिपल्स उसी ने ही इख्तिरा किए थे। पेवलॉव ने अपने एक्सपेरिमेंट लैब डॉग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट थे उसके नतीजे में ना कोई कंक्लूजन्स अखज़ किए थे। उन कंक्लूजन्स को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं कि असूल क्या है, किस तरह से होती है। अच्छा, पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर कर लेना, यानी सीख लेना। एक्वायर होता है ना, ले लिया, हासिल कर लिया। तो हासिल क्या कर लिया, पेयरिंग हासिल कर ली, कंडीशनड स्टिमुलस की पेयरिंग विद दी टू प्रोड्यूस कंडीशनड रिस्पॉन्स। जब ये पैटर्न बन जाता है, ये कनेक्शन हो जाता है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं एक्विजिशन। It is the initial learning of the stimulus response link in classical conditioning. It involves neutral stimulus being associated with unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus क्या था मसलन उसका, जो कि एक तरह से हमारे पास था उस टाइम पे कि बेल थी। जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो बेल है, और जो कंडीशनड था हमारे पास अनकंडीशनड स्टिमुलस या ओरिजिनल, वो हमारे पास उसकी फूड थी। तो ये पेयरिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास एक ना टाइम लैप्स। जब बेल बजे तो साथ ही खाना मिल रहा हो, अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो पेयरिंग नहीं हो पाती, उतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वो सीखना मुश्किल होता है। अक्सर आपने ना ये देखते हैं कि जितना ये टाइम कम, गैप कम है, उतनी अच्छी कंडीशनिंग हो सकती है। जर्नलाइजेशन, जैसा कि कोई और बेल भी बजती थी, इवन टेलीफोन की बेल बज रही थी तो भी डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता था। इसी तरह से अगर हम JB वॉटसन की एग्जाम्पल लें तो बच्चा सिर्फ उस वाइट रैट से नहीं डर रहा था जो कि उसको ला कर दिया गया था, बल्कि किसी भी जो उसकी वाइट किस्म का टॉय था, फर वाला टॉय, उसके साथ वो डरना शुरू हो गया था। डिस्क्रिमिनेशन, कुछ पेयरिंग्स के बाद डॉग ये सीख गया था कि कौन सी ओरिजिनल बेल है जो कि मुझे फूड ला कर देती है और कौन सी इररेलेवेंट बेल्स हैं जनरलाइजेशन के बाद। इसी तरह से क्योंकि वो लिटिल एल्बर्ट तो बहुत ही छोटा था, वो डिस्क्रिमिनेशन फेज में दाखिल नहीं हो सका, लेकिन अदरवाइज हम ये सीख जाते हैं कि कौन सी चीज़ पेनफुल है और बाकी इररेलेवेंट स्टिमुलस हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। आगे इसको आपने याद कर लेना है, ये तकरीबन यही पॉइंट है। मैं बहुत डिटेल से रीड नहीं करूँगी ताकि आप मेन समझ लें, और रीडिंग में आपको ये ईजी है, वर्ड्स मुश्किल नहीं लिखे हुए। जैसे इसमें लिखा हुआ है रिंगिंग द बेल एंड नॉट आफ्टर एनी अदर साउंड, जब वही बेल रिंग हो रही है तब डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता था, इररेलेवेंट बेल्स को वो नहीं करता था। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, अगर हम लैब डॉग को बाहर भेजेंगे इसी तरह से
फिर तो वो बेलें सुन सुनकर बेचारा पागल हो जाएगा, कभी चर्च की बेल बजेगी, कभी कोई और बेल बजेगी, तो वो दरअसल हम उसको फिर एक्सटिंक्ट करते हैं। एक्सटिंक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह लिटिल एल्बर्ट के मामले में उसकी जो पेयरिंग थी उसको उसने ख़त्म भी किया, फियर और फोबिया को, कि आहिस्ता आहिस्ता प्लेजेंट जो अनप्लेजेंट नॉइस है उसकी बजाय प्लेजेंट सॉन्ग्स प्ले किए जाते थे ताकि बच्चे का खौफ ख़त्म हो सके। और इसी एक्सटिंक्शन के फेज से ही फियर और फोबियाज का इलाज मॉडर्न डे में जो अब हम करते हैं, इसको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, वो भी हम थेरेपीज़ में पढ़ेंगे। तो वो एक्सटिंक्शन के रेफरेंस से वही प्रोसेस अडॉप्ट किया गया। एक्सटिंक्शन व्हेन दी conditioned stimulus is no more presented with unconditioned stimulus to evoke any response। ये लाइन है, यानी सादा लफ्जों में याद रखना है, when the food is no more paired with the bell। फूड अलग दे दी जाती है, बेल अलग बजती रहती है। अब उसे लग रहा है कि नहीं, बेल के बजने से मुझे खाना नहीं मिल रहा, बल्कि मुझे खाना किसी भी टाइम मिल रहा है और बेल किसी भी टाइम बाज रही है। देयर इज नो मोर एसोसिएशन व्हेन वी एक्सटिंक्ट द एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पेवलोव का ये मानना था कि ऐसा नहीं होता कि ये पेयरिंग ऑल एट वंस, यानी जो ही हम ख़त्म करते हैं और वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि 1 वीक के रेस्ट पीरियड के बाद जब लैब डॉग को दोबारा लैब में लाया गया और बेल बजाई गई तो उसने दोबारा सलाइवा प्रोड्यूस किया। यानी जो हमारे हैबिट्स और बन जाती हैं, हैबिचुअल पैटर्न्स बन जाते हैं, उनको ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं होता, बल्कि उसको हमें कुछ टाइम लगता है और हम उसको टाइम लैप्स के बाद करते हैं। तो उसने ये देखा कि जो जब हमने कोई हैबिट्स ख़त्म करनी है और हमने उसको एक्सटिंक्ट भी कर लिया है, लेकिन वो रीलैप्स करेंगी, वो दोबारा से आएंगी और हमें उसको बार बार उसको एक्सटिंक्ट करना होगा, रिपीटेडली करना होगा, तब वो ख़त्म होगी, अदरवाइज वो ख़त्म नहीं होगी। इसमें ये इन्होंने लिखा है, आफ्टर द एक्सटिंक्शन व्हेन पेवलोव टुक द डॉग टू द लेबोरेटरी एंड रैंग द बेल, द डॉग स्टार्टेड टू स्लाइवेट विदाउट फूड व्हिच इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इतनी 3 लाइन्स काफ़ी हैं लिखने के लिए। ये कितने पॉइंट्स बने? ये तकरीबन 6 पॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट एक्विजिशन, सेकंड टाइम लिख लें या ना लिखें इतना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि टाइम गैप जितना कम होगा उतनी क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छी होगी। एक्विजिशन, जनरलाइजेशन सेकंड पॉइंट, थर्ड डिस्क्रिमिनेशन, फोर्थ एक्सटिंक्शन एंड फिफ्थ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगर 6th ऐड करना है तो हम टाइम ऐड कर लेते हैं। 6 पॉइंट्स आप प्रिंसिपल्स आप लिखेंगे इसके साथ। ये नजर आया प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये हमने 6 पॉइंट्स हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं। ये 6 पॉइंट्स हैं टोटल। ये 6 पॉइंट्स जब आप लिख लेंगे फिर आप इसकी एवेल्यूएशन करेंगे, इसकी अच्छी बातें क्या है और बुरी बातें क्या हैं। एवेल्यूएशन बुलेट्स में लिखी जाती है, पैराग्राफ में नहीं लिखी जाती है। हमारी बुक में जो फरहंदा शहनाज की बुक है उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग डायरेक्ट दे दिया गया है। ये हमने अभी नहीं करना, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी एवेल्यूएशन इसकी लिखें। बुक में नहीं है गिवन, मैं आपको अलग से ये करा देती हूँ। मसलन एवेल्यूएशन में ऐसे पॉइंट्स आप लिखेंगे, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर चल सकती है, जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे डॉग की लर्निंग में हमने देखा। उसके अलावा जो हमारे एक तरह से कम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स हैं उनके लिए सही साबित नहीं होती है। फियर एंड फोबियाज को एक्सप्लेन करती है कि लोग खौफ क्यों महसूस करते हैं किसी बैड या पॉजिटिव या नेगेटिव इनकाउंटर के नतीजे में, कि हम चीज़ों को लाइक या डिसलाइक करते हैं। एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये वर्ड भी आप ऐड कर लेंगे। सिर्फ ये वर्ड्स लिख लिए जाएं तो भी सफिशिएंट है, ज़रूरी नहीं है पूरी पूरी लाइन लिखें। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग थी, इससे पहले इस चीज़ के ऊपर काम नहीं हुआ था। उसके बाद जो वेव्स चली हैं तब हमने कंडीशनिंग की और डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कवर करनी शुरू की हैं। इस तरह से आप तकरीबन 6 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। कंक्लूजन आपका अपना होता है एंड इसका मकसद ये होता है, चाहे आप 1 लाइन का लिखें, एग्जामिनर को ये पता होता है कि आपने क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया और 5 मार्क्स का या 15 मार्क्स का जितना भी आपने कंटेंट लिखा है, कंक्लूजन से ये पता चलता है कि आपका जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो गया। इस तरह से हमने स्टार्ट किया मेन डेफिनेशन से, टाइप्स लर्निंग की मेन डेफिनेशन से, टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन की हमने। इसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को डिटेल से एक्सप्लेन किया, पेवलोव का एनिमल्स के साथ एक्सपेरिमेंट, जेबी वॉटसन का ह्यूमन बिहेवियर के साथ एक्सपेरिमेंट, 6 प्रिंसिपल्स, एवेल्यूएशन और कंक्लूजन। इस तरह से हमारा जो क्लासिकल कंडीशनिंग का पहला मेन ये हमारा मुकम्मल होता है। नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग से मैं स्टार्ट करूंगी और इस चैप्टर को हम आगे कैरी करते हैं। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लिप में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।